माना कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 लोगों को एक ही घर में सदस्यता बना दी। लेकिन हमारे देश में ये सब बड़ी आसानी से हो रहा है। राहुल गांधी ने इस धांधली के चलते इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर इस इल्जाम को गलत है ऐसा चुटकियों में साबित कर सकते हैं, लेकिन वह कर नहीं रहे हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? क्या उनको भी पता है कि ऐसा हो रहा है? अगर वे प्रूफ करने जाएंगे तो खुद पर सवाल के घेरे में आ सकते हैं क्या? इसीलिए नमस्कार दोस्तों, 7 अगस्त 2025 में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्होंने वोट चोरी के एलिगेशंस लगाए। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स। 13 अगस्त को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने भी धांधली होने की बात कही। 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे। अंततः 17 अगस्त को खुद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लोगों ने सोचा कि वोट चोरी के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन कुछ करारा जवाब देंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज्ञानेश कुमार ने इतनी अजीबोगरीब बात कही कि यहाँ तो उन इलेक्शन कमीशन का ही मीम फेस बन गया। चलिए पूरी कहानी शुरू करके समझते हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की यह तस्वीरें तो आपने जरूर देखी होगी। सोशल मीडिया पर यह बहुत वायरल हुई है। इस फोटो के ऊपर लिखा है 1,250,000 वोट की चोरी, नीचे लिखा है 5 तरह की वोट चोरी की गई है। पहली, डुप्लीकेट वोटर्स 11,000 से ज्यादा, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस 40,000 से ज्यादा, एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोटर्स 10,000 से ज्यादा, और इनवैलिड फोटोज और 4,000 से ज्यादा, और फॉर्म 6 का मिसयूज 30,000 से ज्यादा। इन सबका टोटल 1 लाख से ज्यादा नंबर आ रहा है। ये देखकर शायद हमको ऐसा लग सकता है कि पूरे देश भर की बात की जा रही है या फिर एक सिंगल स्टेट की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उनके मुताबिक ये सिर्फ एक सिंगल चुनावी क्षेत्र की बात की जा रही है। यह चुनावी क्षेत्र है बेंगलुरु सेंट्रल का लोकसभा सीट। इसके अंदर भी एक महादेवपुरा का असेंबली सेगमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर टोटल वोट्स करीब 6.5 लाख के हैं। तो आप इमेज कर सकते हैं कि इस पैमाने तक की यहाँ चोरी हुई है। असल में ये बात पहले भी उठी थी दोस्तों। आप ये 16 जनवरी का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। देश भर में लोकसभा का चुनाव था और महाराष्ट्र में राज्य चुनाव था, और ये दोनों कुछ ही महीने के गैप में हुए थे। लेकिन जितने वोटर्स ने लोकसभा के चुनाव में वोट दिया था और जितने वोटर्स ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव में वोट दिया था, उनमें बहुत बड़ा अंतर था। राज्य चुनाव में अचानक से 1 करोड़ नए वोटर्स आ गए थे। केवल 5-6 महीने का अंतर था। केवल इतने ही महीने के अंतराल में 1 करोड़ नए वोटर्स आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना वोटर्स तो 5 साल में भी नहीं ऐड होंगे। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में। राहुल गांधी ने उस समय पर भी कहा था कि इतना बड़ा एलिगेंस पर सीसीटीवी फुटेज देना और वोटर लिस्ट देना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। लेकिन 20 जून का यह न्यूज आर्टिकल देखिए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग ऑफिसर से यह कहा कि चुनाव के 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज को मिटा सकते हो। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन द्वारा सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने की बात कहना सरप्राइजिंग था, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल चुनाव के दौरान ही उठ चुके थे। क्योंकि उस दौरान इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि शाम के 5:30 बजे के बाद बहुत भारी संख्या में वोटिंग हुई थी महाराष्ट्र में। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोग पोलिंग बूथ पर ही खड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। अब इस बात को बड़ी आसानी से सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को तो 45 दिन के बाद डिस्ट्रॉय ही कर देने का आदेश दे दिया है। इस बात पर इंडिया टुडे न्यूज चैनल वालों ने आरटीआई फाइल करके पूछा कि इसके पीछे का वजह क्या है, क्यों 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज को मिटा देने का आदेश दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसका कारण बताने से मना कर दिया। कहा कि मैटर सब जुडिस है, यानी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसीलिए कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ये बात सच नहीं है दोस्तों। 2017 में CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कोर्ट में चल रहे मैटर को अगर कोर्ट ने इंफॉर्मेशन देने से मना किया है, सिर्फ तभी उस केस में आप इंफॉर्मेशन को पब्लिकली साझा नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मली आप RTI एक्ट के तहत किसी के लगती जानकारी देनी होती है।
लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दे सकते क्योंकि उस फुटेज में माता बहनें उस वीडियो में है, तो हम कैसे दिखाएंगे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? क्या सच में इन सीसीटीवी फुटेज में किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर की फुटेज नहीं दिखानी है? ऐसा तो नहीं है ना। यह पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ में तो लोग सिर्फ वोट डालने आते हैं। यहाँ पर किसी का चेहरा थोड़ी ना देखना है, बस यह अंदाजा लगाना है कि क्या 5:30 बजे के बाद सही में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे वोट डालने के लिए या फिर नहीं आए थे। सिर्फ बड़ी भीड़ का अंदाजा ही लगाना है। और बात तो यहाँ पर यह है कि अगर वोट चोरी जैसे भारी एलिगेशंस लगाने पर भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा जा रही तो पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता है। जहाँ वोटिंग हो रही होती है वहाँ ना फोन ले जाया सकता है ना कैमरा ले जाया सकता है, तो आखिर कोई कैसे सबूत कलेक्ट करे? सबूत सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में ही मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करने पर तुला है। यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया। भाई और बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। लेकिन रुकिए, अभी भी आपको अगर इलेक्शन कमीशन से डाउट नहीं हो रहा है तो एक घटना आप जरूर सुनिए। मार्च 2023 में अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया। इसमें कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए एक हाई पावर सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यही 3 लोग मिलकर वोट करें और डिसाइड करें कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। बड़ी ही लॉजिकल सी जजमेंट है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए। तो यह बात पूरी तरीके से सेंस बनाती है कि उन्हें इलेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हो, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और एक चीफ जस्टिस हो। लेकिन दिसंबर 2023 में सरकार ने क्या किया? इस जजमेंट को बाईपास कर दिया और अपना खुद का कानून पास करा। सरकार ने कहा कि इस कमेटी में चीफ जस्टिस को हटा देते हैं और उसकी जगह अपना ही खुद का एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल देते हैं। इससे क्या हुआ कि कमेटी में 2 सरकार के लोग हो गए और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, और सारा बैलेंस बिगड़ गया। अब सरकार चाहे तो अपनी मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, जैसे कि जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने का मना कर दिया। इसी कानून में सरकार ने बड़ी चालाकी से एक और चीज ऐड कर ली। कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट में या सिविल या क्रिमिनल प्रोसीड्यूरिंग नहीं कर सकती। ठीक है, यह बात सही है कि ऑफिशियल काम करते हुए किसी से भी गलती हो सकती है और इसलिए गलती का स्कोप रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बेईमानी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है, वोट चोरी को सपोर्ट कर रहा है और इस चीज से लोकतंत्र पर दाग लग रहा हो तो इसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हो फिर भी उनके खिलाफ केस ही नहीं किया जा सकता। क्या लॉजिक बना इस बात का? एक बार फिर से जरा अपनी कॉमन सेंस लगाइए। कोई भी सरकार आखिर क्यों करना चाहेगी? इसी कानून के तहत दोस्तों ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। उन्हें अपॉइंट करने वाली कमेटी में मौजूद थे खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी। लेकिन ये जो रेशो है वो 2:1 का हो गया और आज इन्हीं ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। ये कोई मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है। सीसीटीवी फुटेज को दिखाने से मना किया दिया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर लोगों से कहा कि एविडेंस कहाँ है, एविडेंस लेकर आओ। सारा एविडेंस तो उनके ही पास। दोस्तों सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही सिर्फ एकमात्र सबूत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत मौजूद है जो वे लोग छुपा ही नहीं सकते। जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट डाला और खुद को पॉपुलर बनाने के चक्कर में इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ऐसा एक दूसरा भी एक सबूत है कि इस वीडियो में जा रहे पत्रकार अमित यादव एक शख्स से बात करते हैं तो बताते हैं कि उन्होंने यूपी में रायपति में बीजेपी के लिए 6 वोट डाला। 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ।
अकेले 6 वोट मांगे। अकेले चंडीगढ़ मेयर पोल में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा बैलेट पेपर को डिफेक्ट कर रहा था ताकि कांग्रेस और आपके अलायंस को जो वोट मिले हैं उनमें से कुछ वोट इनवैलिड करार दे दे। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह सब सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो रहा था और यह सीसीटीवी फुटेज क्योंकि पब्लिकली थी इसीलिए वायरल चली गई और यह चोरी पकड़ी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि यह लोकतंत्र की हत्या है। अनिल मसीहा को सीआरपीसी की सेक्शन 340 के तहत प्रोसिक्यूट करने के लिए भी कहा था। इसी के बाद ही जाकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के काउंसिलर कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर डिक्लेयर किया। और यह सिर्फ एक ही केस नहीं है दोस्तों, 2 हफ्ते पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बुआना लाकू, यहाँ के पंचायत इलेक्शन में कुलदीप सिंह को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन दूसरे कैंडिडेट मोहित कुमार ने देखा कि एक बूथ पर वोट काउंट में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने कोर्ट में कंप्लेंट की। 33 महीने तक लीगल बैटल चली। ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट के रास्ते हुए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ईवीएम मंगवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर के सामने दोबारा काउंटिंग की गई और उसकी वीडियोग्राफी हुई और फाइनली जाकर पता चला कि नतीजा क्या निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन रिजल्ट को ओवरटर्न करते हुए कहा कि असल में इलेक्शन मोहित कुमार जीते हैं। अब बिहार का केस देख लीजिए, वहाँ पर भी एसआईआर का कुछ ऐसा ही हाल चल रहा था। एसआईआर यानी इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। एसआईआर इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी हटाई जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यह एसआईआर सही से ही नहीं हो रहा है। इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी हटाने की जगह गड़बड़ी और बढ़ रही है। जो जिंदा लोग हैं उन्हें वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया जा रहा है और जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा कहा जा रहा है। जर्नलिस्ट अमर शाह ने एक वीडियो डाला जिसमें उनके पीछे दीवार पर भासुर सिंह और कृष्ण देवी की फोटो दिख रही है। ये दोनों 8 साल पहले गुजर चुके हैं। इसकी सूचना भी दी गई है, लेकिन फिर भी उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अभी भी मौजूद है। जबकि भासुर सिंह के बेटे दिलीप जो अभी भी जिंदा है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन की ड्राफ्ट लिस्ट निकला है, उसमें इन दोनों का नाम है, जबकि सूचना दी गई कि ये लोग गुजर गए, बहुत साल हो गए, लेकिन इनका नाम है भासु सिंह का बेटा जो जीवित है, ही इज अलाइव, हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ। इनका नाम हटाया गया वोटर लिस्ट से। योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए इस मामले को लेकर, जहां बिहार की एसआईआर को चैलेंज किया गया। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ राहुल गांधी ने चाय भी पी। यूट्यूब पर वीडियो डालते हुए टाइटल रखा कि मृत लोगों के साथ चाय। जिंदा लोगों को मृत लोग घोषित कर दिया गया। मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। अब इस बात पर इलेक्शन कमीशन 2003 का रिवीजन का हवाला दे रहे हैं कि उस समय भी तो रिवीजन हुई थी, इसलिए अभी जो कह रहा है इलेक्शन कमीशन यह जस्टिफाइड है। लेकिन प्रॉब्लम रिवीजन से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि रिवीजन गड़बड़ी हटाने के लिए किया जाना चाहिए, गड़बड़ी करने के लिए नहीं। योगेंद्र यादव ने कहा कि 2003 में भी रिवीजन हुई थी वोटर लिस्ट की, लेकिन देश के इतिहास में यह पहली बार है कि रिवीजन होने पर 0 एडिशन हुई है और 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है वोटर लिस्ट से। First time in the history of India, of the last 75 years of post-independence India, for the first time we are going back to reducing the number of people on electoral rolls. और वोटर लिस्ट में लोगों का नाम ऐड भी किया गया था। यह सिर्फ हटाने का काम किया जा रहा है और बात केवल 65 लाख से बड़े फिगर की नहीं है। हमें यहाँ पर सेंसिटिव होने की जरूरत है। अगर 65 लाख लोगों का नाम भी यहाँ से गलत तरीके से हटाया जा रहा है तो भी यह लोकतंत्र पर धब्बा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट देखिए, अगर अलग अलग परिवार के 509 वोटर्स जो अलग कास्ट के हैं, अलग कम्युनिटी से है, सब के सब गलीमपुर गांव के एक ही घर पर रजिस्टर किए गए हैं। माना कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 लोगों को एक ही घर में घुसा दे। यह तो कुछ भी नहीं है। सर फिरा देने वाली बात तो यह है कि ये घर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इस तरह का इंसिडेंट सिर्फ एक ही नहीं है। पिपरा, बाघबा, मोतीहारा तीनों चुनावी क्षेत्र में 3590 केस ऐसे पाए गए हैं जहां एक ही एड्रेस पर 20 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड थे। इनमें से कई केस में वे घर ही नहीं है। इस तरह 3 चुनावी क्षेत्र में कुल मिलाकर 80,000 ऐसे लोग पाए गए। न्यूज इंडिया की और एक रिपोर्ट देखिए। जमुई डिस्ट्रिक्ट के अमीन गांव में 200 से ज्यादा लोग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत की कि उन सभी का एक ही एड्रेस डाल दिया गया है, वार्ड नंबर 3 का, हाउस नंबर 3 का।
ज्ञानेश कुमार ने इस रिस्पॉन्स में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से इलॉजिकल बातें कही और इंटिमिडेशन की भाषा का इस्तेमाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पीयूष नाम के हजारों वोटर्स हो सकते हैं। तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। बात सही है, फर्स्ट नाम बहुत लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन जरा बताओ कि फादर्स का नाम भी एक होगा क्या, सरनेम भी एक होगा क्या, बिहार में रहने वाले सभी पीयूष के पिता का नाम एक हो सकता है, एड्रेस एक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी के पिता का नाम यह होता है YT, DRT, क्या ऐसा नाम हुआ? ये तो ऐसा भी नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो, यह तो पूरी तरीके से इनवैलिड एंट्री है, यानी कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप कर दिया। अब यहाँ एफिडेविट को लेकर भी सवाल बनता है। जब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा था, जबकि राहुल गांधी ने तो एक सीट के लिए एक चुनावी क्षेत्र में वोट चोरी की बात कही थी और अनुराग ठाकुर ने कई सीटों पर वोट चोरी की बात कही थी। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूँ, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। एफिडेविट का कोई लॉजिक समझिए। वैसे तो दोस्तों एफिडेविट कोर्ट में दिए जाते हैं ताकि कोई फ्रीविलेंस कंप्लेंट और झूठे बयान को रोका जा सके। अगर किसी ने जानबूझकर एफिडेविट में झूठा बोला है तो उनसे खिलाफ पेजरी का केस चल सकता है। तो लॉजिक वही है, जब कोई कैंडिडेट चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो ऐसे में एफिडेविट सबमिट करना होता है। लेकिन बात यह है कि कंप्लेन किए जाने पर एफिडेविट जरूरी नहीं होता। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहती है कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं वो खुद उस मामले का जज नहीं हो सकता। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट मांगने का कोई मॉरल राइट नहीं है, बल्कि देश के लोगों के प्रति उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को बेगुनाह साबित करो, लोगों का विश्वास रिस्टोर करो या फिर इस्तीफा दे दो। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि आज के समय में कौन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जाम लगाए कि दोनों ने यहाँ साथ मिलकर ये चोरी की है। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी ने जो भी एक्सपोज किया उसके लिए डेटा इलेक्शन कमीशन का ही लिया जाना है। अब यह डेटा कितना सही और कितना नहीं, ये इलेक्शन कमीशन अपनी इस जिम्मेदारी का रोल राहुल गांधी पर कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जो सबूत राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट किया था, ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको लेकर कोई सवाल भी नहीं उठाया। ऐसे में इंडिया अलायंस का उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन एक लॉजिकल स्टेप होगा। और जब बीजेपी ने खुद वोटिंग में धांधली की बात कही है तो उन्हें तो इस इम्पीचमेंट मोशन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वोट फ्रॉड हो रहा है तो हटाना चाहिए इस इलेक्शन कमिश्नर को। बहरहाल अभी तक स्टेटस यह है दोस्तों कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मामला नहीं है। यह वोट आपका है, लोकतंत्र आपका है और देश आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।